Hello everyone, good morning and welcome to online platform of BMW, that is Basic Maths Wala, and a true direction for ICSE board and CBSE board। आज के क्लास में हम लोग जनरल टर्म से रिलेटेड सेकेंड नोट पॉइंट पढ़ेंगे। फर्स्ट नोट पॉइंट इससे पहले वाला वीडियो में बता चुके हैं। तो सेकेंड नोट पॉइंट क्या है वो हम लोग डायरेक्ट देखते हैं और ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। तो थोड़ा अच्छे से समझिएगा, क्योंकि कुछ लोग को इसको बनाने में बहुत सारा टाइम लग जाता है, जबकि लगभग मतलब कि अगर बेसिक मेथड से इसको बनाएगा तो लगभग 2 से 3 मिनट, लेकिन इस नोट पॉइंट के हेल्प से बनाएगा तो विद इन अ सेकेंड बना सकता है, 1 सेकेंड के अंदर। जी हाँ, विद इन अ सेकेंड। तो थोड़ा ध्यान से देखें और समझे। सेकेंड नोट पॉइंट क्या है कि इफ pth टर्म ऑफ एन एपी इज q एंड इट्स qth टर्म इज p, जस्ट उल्टा ध्यान से देखना, pth टर्म इज q एंड इट्स qth टर्म इज p, देन इट्स rth टर्म मीन्स कोई भी टर्म, और देन इट्स rth टर्म विल बी p प्लस q माइनस r हो जाएगा। मतलब जौन सा टर्म पूछेगा rth टर्म वो माइनस में हो जाएगा, और बाकी यहाँ पे जो 2 टर्म के बारे में चर्चा किया रहेगा वो प्लस में हो जाएगा, p प्लस क्यू माइनस r। ऐसे दैट इज, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर किसी एपी का पीमा पद q दिया हुआ है, टीपी इक्वल टू q, ध्यान से देखो, एंड टी क्यू इक्वल टू पी, क्यूमा पद p है, पद मीन्स टर्म, तो pth टर्म q एंड qth टर्म p, देन rth टर्म p प्लस q माइनस r। कंडीशन क्या याद रखना है कि यहाँ पे जस्ट रिवर्स हो जाना चाहिए, p से q और फिर यहाँ पे हो जाना चाहिए q से p, क्यूमा पर क्यूमा टर्म p, यहाँ पे पीमा टर्म q। मेन यही कंडीशन याद रखना है कि जस्ट उल्टा, जैसे किसी एपी का पंचमा पद 10 है और 10वां पद 5 है, एक दूसरे का उल्टा रहे, तो उसके बाद कोई भी टर्म एपी का दुनिया का कोई भी टर्म पूछ ले तो आप आसानी से इसके हेल्प से बना सकते हैं p प्लस क्यू माइनस r। जैसे एग्जांपल में आप समझिए कि किसी एपी का 64th टर्म 13 है और 30th टर्म 64 है, यहाँ पे जस्ट उल्टा होना चाहिए। किसी एपी का 64वां पद 13 है और 13वां पद 64 है, देखो ये 13 यहाँ आ गया, 64 यहाँ आ गया, ऐसा उल्टा वाला कंडीशन सेट होना चाहिए। तो देन T101 का अगर कोई वैल्यू पूछ रहा है आपसे कि T101 का वैल्यू क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, जो ये दोनों उल्टा वाला रिलेशन चल रहा था उस दोनों को ऐड कर देंगे, मतलब P प्लस Q, अगर इसको P मानते थे ये Q है, यहाँ पे Q है ये P है, यानी कि P प्लस Q, तो ये दोनों को ऐड कर दो, 64 प्लस 30, और जो टर्म आप निकाल रहे हैं 101 तो उसको माइनस कर दो 101। इसको आप ऐड वगैरह करेंगे तो 437 और ये 617 माइनस 101 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 24 विल बी द आंसर। इसको और आप अच्छे से समझ सकते हैं दूसरा एग्जांपल से भी। दूसरा इसका एग्जांपल है सेकेंड एग्जांपल, और सेकेंड एग्जांपल सपोज मान लीजिए कि किसी एपी का 25वां टर्म 7 है, 25वां टर्म 7, एंड कंडीशन ऐसा देना चाहिए कि रिवर्स होना चाहिए यहाँ, यानी कि अब यहाँ 7 आ जाए और 25 यहाँ आ जाए, और उसी एपी का 7th टर्म 25 है। किसी एपी का 25वां टर्म 7 है और 7th टर्म 25 है, देन कोई भी टर्म सपोज मान लीजिए कि T32 टर्म पूछ ले कि 32वां टर्म क्या होगा, सिंपल। तो 32वां टर्म के लिए आप क्या करेंगे कि T32 इक्वल टू, ये तो जो जौन सा टर्म पूछेगा वो तो माइनस में जाएगा, बाकी ये दोनों जो दिया हुआ है रिवर्स वाला रिलेशन उसको ऐड कर देंगे, यानी कि 25 प्लस 7 माइनस 32, यानी कि 25 7 32 माइनस 32 इक्वल टू 0 विल बी द आंसर। एकदम आप पलक झपकते आंसर दे सकते हैं, जैसे आपको ऑररियम बोल रहे हैं। सपोज आप ऐसे सोचे किसी एपी का 12th टर्म 13 है एंड 13th टर्म 12 है, तो उस एपी का 25वां टर्म बताइए। तो 25वां टर्म के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, P प्लस क्यू माइनस R, तो 13 प्लस 12 करोगे तो 25 और माइनस 25 0, ऐसे भी आंसर। एक एग्जांपल चलो और देख लेते हैं।
कि किसी एपी का 11 टर्म 14 है एंड 14th टर्म 11 है, तो उस एपी का कुछ भी मान लेते हैं 50वां टर्म हमको चाहिए, 50th टर्म। तो इसका 50th टर्म निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये दोनों का ऐड हो जाएगा, 11 + 14 और -50, यानी कि ये हो जाएगा 25 - 50 = -25 आंसर। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए आप, जैसा कि हमको जानते हैं बहुत अच्छे से कि हम किसी भी चीज को ट्रिक तो बता दिए, लेकिन ये ट्रिक आया कहां से, कैसे बना ये ट्रिक, इस चीज का हम बेसिक प्रूफ बताते हैं। और ये प्रूफ अगर दिमाग में बैठ जाएगा अच्छे से तो हमेशा के लिए आपका ये हो जाएगा, और कहीं भी इस टाइप का क्वेश्चन अगर रहे तो आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखेंगे आप, जैसे आप इसको जाके थोड़ा सा बैक देखेंगे तो इसमें दिया हुआ था कि पीमा पद क्यू है, टीपी = क्यू, और हमको पता है कि जनरल टर्म ऑफ एपी होता है a + n - 1 × d। तो यहाँ पे पी एन के जगह पे पी है, तो मैथ्स में फॉर्मूला है इक्वेशन ट्रांसफर होता है, तो यहाँ पे a + p - 1 × d = q लिख दिए, इक्वेशन फर्स्ट, ध्यान से देखते जाओगे। एंड टी क्यू = p, जैसे कोई भी टर्म निकालना हो, जैसे आर्मा टर्म में निकालना है, एपी में एक बात दिमाग में अच्छे से रख लेना कि कोई भी टर्म निकालना हो उसके लिए हमको जरूरत पड़ेगा ए और डी के लिए, ए और डी जरूरत पड़ेगा हमेशा। तो ए और डी निकालने के लिए हमको दो इक्वेशन गिवन रहेगा हमेशा। क्वेश्चन में एनी हाउ दो इक्वेशन देना पड़ेगा दो वेरिएबल को निकालने के लिए, ए और डी को। तो यहाँ पे भी टीपी = क्यू दिया और टी क्यू = पी, ये दोनों डाटा तो गिवन है, टी क्यू = पी और टीपी = पी, तो ये डाटा गिवन जरूर रहेगा। कुछ अदर भी क्वेश्चन हो सकता है तो उसमें भी कुछ ना कुछ दो कंडीशन देगा ए और डी निकालने के लिए, और अगर ए और डी मालूम हो गया तो उस एपी का कैमो टर्म निकाल सकते हैं, मतलब 100वां टर्म, 150वां टर्म, 250वां टर्म, क्योंकि मान लो जो 100वां टर्म ही चाहिए तो 100वां टर्म के लिए ए + 99d, तो ए और डी चाहिए, तो दो इक्वेशन देगा। तो जैसे यहाँ पे टीपी = क्यू दिया, यहाँ से एक इक्वेशन बना लिए, टी क्यू = पी दिया, यहाँ से भी इक्वेशन बना लिए, a + q - 1 × d, यहाँ पे q था तो q - 1 × d, यहाँ n रहता था तो n - 1 × d = p, इक्वेशन सेकेंड। अब ध्यान से देखना, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, a + p - 1 × d = q, a + p - 1 × d = q। मेरा वीडियो अगर देखना है तो हड़बड़ा के एकदम नहीं देखना है, यहाँ एकदम 20 दिन में MBBS डॉक्टर बना देंगे, IITN बना देंगे, ऐसे नहीं। मेरा वीडियो देखिएगा तो एकदम पैसेंस बना के और स्थिर से देखना है, कि ताकि एकदम कंसेप्ट जो है पूरा एकदम बिल्डअप हो जाना चाहिए, एकदम स्ट्रॉन्ग बिल्डअप होना चाहिए, इस टाइप से आपको देखना होगा। तो a + q - 1 × d दोनों फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन सोल्व करने का मतलब हमको यहाँ पे मेन मकसद है ए और डी निकालना है, वेयर p एंड q इज एनी कांस्टेंट वैल्यू है। तो ए और डी निकालने के लिए हमको किसी एक को एलिमिनेट करना पड़ेगा, या तो ए को चाहे डी को। तो सिंपली अगर ये दो इक्वेशन था तो हम माइनस कर दिए, यानी कि सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो यहाँ प्लस था तो माइनस, ये प्लस ये माइनस, और यहाँ भी प्लस, कुछ नहीं आगे साइन है तो माइनस। सब्ट्रैक्ट करने से क्या हुआ कि ए से ए एलिमिनेट हो गया, और यही हम चाहते भी है कि दो इक्वेशन अगर दो वेरिएबल निकालना है हमको तो उसमें से कोई एक को एलिमिनेट कर देना होगा, तो ए से ए एलिमिनेट हो जाएगा। और यहाँ पे आप ध्यान से देखना, p × d pd हो जाएगा, p × d pd, और यहाँ से q × d qd, लेकिन -qd होगा इसके वजह से, ये माइनस, यहाँ प्लस नहीं रहेगा, इसका साइन बदल कर माइनस हो गया, तो q × d -qd। एक बात और यहाँ ध्यान देना, -1 × d -d होगा, यहाँ भी -1 × d -d होगा, लेकिन ये माइनस इसको प्लस कर देगा, ये चलते ये कट जाएगा, d से d कैंसिल, तो बचेगा खाली pd - qd। तो pd - qd में हम क्या करेंगे कि अगर d कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा p - q, तो वही हम लिख दिए है p - q d, इधर घटाओगे तो q - p। अब आपको पता है कि जस्ट इसका उल्टा यहाँ पे है, यहाँ p - q, यहाँ q - p है, मतलब कि माइनस का हेर फेर है, तो इधर p - q, q - p से कट जाएगा, -1 टाइम्स में d = -1, d निकल गया। अब मोटिव मेरा रहेगा a निकालने का, तो ये दो इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में d का वैल्यू पुट कर देंगे, a मिल जाएगा। तो यहाँ ध्यान से देखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट a + p - 1 × d,
तो ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इक्वल टू क्यू, ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी के जगह पे ये वैल्यू पुट कर दिए, माइनस वन इक्वल टू क्यू, ए माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस पी, माइनस वन से यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस वन इक्वल टू क्यू। अब ध्यान देना इस सारा टर्म को उधर भेज दिए तो प्लस पी हो जाएगा माइनस वन हो जाएगा, तो पी प्लस क्यू माइनस वन। ए और डी अगर मिल गया तो दुनिया के किसी भी इक्वेशन को हम लोग निकाल सकते हैं अगर ए और डी मिल जाए तो हमको आरएथ टर्म चाहिए। हम इस चीज का प्रूव कर रहे हैं कि आरएथ टर्म आखिर एक्चुअल में पी प्लस क्यू माइनस आर कैसे आया। तो आप ध्यान से थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पे अच्छे से, जब हमको ए और डी मिल गया तो देयरफॉर आरएथ टर्म टी आर, और टी आर का फॉर्मूला जैसे देखो मैथ्स में इक्वेशन हो या फॉर्मूला ट्रांसफर होता है, बार बार इस बात को रिपीट कर रहे हैं। तो टी एन का फॉर्मूला आप याद किए हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो आप यहाँ पे टी आर का फॉर्मूला आप लिखिए ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी। ए का वैल्यू निकल के आया है पी प्लस क्यू माइनस वन प्लस आर माइनस वन इंटू डी का वैल्यू माइनस वन कैलकुलेट करके लाए हैं, यानी कि P प्लस क्यू माइनस वन, और ये माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आर, और ये माइनस माइनस प्लस वन माइनस वन कैंसिल, P प्लस क्यू माइनस आर, यानी कि टी आर इक्वल टू पी प्लस क्यू माइनस आर। यही हमारा फॉर्मूला, शॉर्टकट ट्रिक जो भी कहिए, जो पलक झपकते बना दे, दर्द मिटाओ चुटकी में, हार्ड से हार्ड क्वेश्चन को भी आपको एकदम विद इन अ सेकेंड खल्लास। जैसे किसी एपी का 50वां टर्म 100 है एंड 100वां टर्म 50 है, बस ये दिमाग में रखना, ये उल्टा पुल्टा होना चाहिए, बस 50वां 100 फिर यहाँ पे चलाना चाहिए 100वां 50, दो इक्वेशन इसी टाइप से होना चाहिए रिवर्स में। तो कोई भी टर्म पूछ ले, कोई भी टर्म 200वां टर्म 250वां टर्म कोई भी पूछ ले, अगर हम इसमें 150वां टर्म पूछे तो होता क्या, ये दोनों का ऐड 50 प्लस 100 और माइनस जो यहाँ पे पूछ रहे हैं उसी का माइनस होता है, तो 150 50 100 150 माइनस 150 इक्वल टू 0, यानी इस एपी का 150वां टर्म 0 हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये सेकेंड नोट पॉइंट जनरल टर्म से रिलेटेड आपको अच्छे से दिमाग में सेट कर गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट नोट पॉइंट पढ़ते हैं, नोट पॉइंट थर्ड। नोट करोगे अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है नोट पॉइंट थर्ड भी। और नोट पॉइंट थर्ड पे आईसीएसई बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन तो ऐसा बहुत कम पूछा है, लेकिन वट किसी ओलंपियाड वगैरह के एग्जाम में इतना बार पूछ चुका है ये कि आप मत पूछिए। बहुत इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट थर्ड। नोट पॉइंट थर्ड आपका नोट पॉइंट थर्ड आपका है कि इफ 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स, यहां पे हम पॉइंट्स बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई पॉइंट लिखा था ना, ऐसे ए 3,4, तो वो पॉइंट की हम बात कर रहे हैं कि 3 पॉइंट ऐसा है, चाहे 3 से अधिक पॉइंट है। तो इफ 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स आर इन एपी, देन if 3 or more than 3 points are in AP, then these points must be collinear। कोलिनियर मतलब समझते हैं आप लोग? कोलिनियर का मतलब कि 3 या 3 से अधिक पॉइंट, जैसे मान लो ये 3 पॉइंट बनाए और ये 3 पॉइंट को अगर हम मिलाए तो एक लाइन में अगर आ जाए तो इसको कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। 3 पॉइंट तो ये भी है, ये तो क्या ये 3 पॉइंट को कैसे मिलाएंगे तो एक लाइन में आएगा? नहीं आ पाएगा। तो ये नॉन कोलिनियर पॉइंट है, लेकिन ये और ये पॉइंट, इस पॉइंट की बात करें तो कोलिनियर। 3 या 3 से अधिक पॉइंट अगर एक लाइन में आ जाए तो कह रहा है थर्ड नोट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लिंकअप करके अगर क्वेश्चन पूछेगा किसी भी ओलंपियाड वगैरह में, चाहे फिर मान लो कि
आईसीएसई बोर्ड ही थोड़ा सा ट्विस्ट क्वेश्चन अगर पूछना चाहे तो आपको इस टाइप से घुमा सकता है क्वेश्चन को, तो बारीकी से देखना इसको। इफ 3 or more than 3 points are in AP, then these points must be collinear। अगर 3 या 3 से अधिक पॉइंट एपी में है तो पहले तो हम लोग को यह समझना होगा कि 3 या 3 से अधिक पॉइंट एपी का मतलब क्या होता है। 3 या 3 से अधिक पॉइंट एपी है, इसका मीनिंग क्या होता है। तो इसका हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे सपोज ए कोई पॉइंट है 3,4, हम बी पॉइंट ले लिए सपोज 5,9 एंड सी पॉइंट ले लिए हम 7,14, 7,14। पॉइंट एपी में क्या होता है इसका मीनिंग समझो पहले कि पॉइंट एपी में क्या है। तो पॉइंट एपी में हम तभी कहेंगे, 3 या 3 से अधिक पॉइंट एपी में हम तब कहेंगे जब उसका दोनों कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट एज वेल एज वाई कोऑर्डिनेट बोथ आर इन एपी, दोनों एपी में हो। कॉमन डिफरेंस सेम भी रह सकता है, डिफरेंट भी रह सकता है, डजंट मैटर कॉमन डिफरेंस में, बट एक्स कोऑर्डिनेट सारे पॉइंट का सेपरेटली, वाई कोऑर्डिनेट सारे पॉइंट का सेपरेटली। जैसे यहाँ पे देखो एक्स कोऑर्डिनेट्स खाली ले रहे हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को 3 और 2 5 और 2 7, तो 3 2 5 और 2 7 एपी में है। इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का एपी में है। सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट पॉइंट एपी में हो जाएगा तो हम उस पॉइंट को एपी नहीं बोलेंगे, दोनों कोऑर्डिनेट होना चाहिए एपी में। वाई कोऑर्डिनेट को चेक करते हैं तो 4 और 5 9 और 9 और 5 14, मतलब वाई कोऑर्डिनेट भी एपी में है, एक्स कोऑर्डिनेट भी एपी में है। भले कॉमन डिफरेंस डिफरेंट है, डजंट मैटर, कॉमन डिफरेंस सेम भी हो, बस बात हम कर रहे हैं कि दोनों कोऑर्डिनेट एपी में होना चाहिए। एक्स कोऑर्डिनेट भी एपी फॉलो करना चाहिए एज वेल एज वाई कोऑर्डिनेट भी एपी फॉलो करना चाहिए। तब हम कहेंगे कि हेंस ए बी एंड सी, ए बी सी आर इन एपी। तब हम कहेंगे कि जो पॉइंट ए बी सी जो है वो एपी में है। और अगर पॉइंट एपी में है तो देयरफॉर ए बी एंड सी मस्ट बी अ कॉलिनियर। तो 100% नहीं 500% गारंटी है कि अगर इस पॉइंट को एक्चुअल में जाके ग्राफ पेपर पे प्लॉट करोगे और फिर ऐसे तीनों पॉइंट को मिलाओगे तो पक्का एकदम एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ए बी और सी किसी भी टाइप का बने लेकिन एक स्ट्रेट लाइन बनेगा 100%। बट यहाँ पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो दिमाग में रखना कि वट वाइस वर्सा का मीनिंग समझना होगा। वट वाइस वर्सा मे नॉट बी ट्रू, बट वाइस वर्सा मे नॉट बी ट्रू। वाइस वर्सा मे नॉट बी ट्रू का मतलब क्या होता है कि जस्ट इस स्टेटमेंट का जस्ट उल्टा स्टेटमेंट सत्य नहीं है, ट्रू नहीं है। क्यों ट्रू नहीं है, अब इसका उल्टा, जैसे वाइस वर्सा का मतलब होता है जस्ट इस स्टेटमेंट का उल्टा स्टेटमेंट। जैसे होता है ना पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच है, तो जब पाकिस्तान का मैच इंडिया से है तो इंडिया का भी मैच पाकिस्तान से है, यहाँ पे दोनों तरफ से ट्रू है। लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अगर पॉइंट कोलिनियर है, अगर पॉइंट कोलिनियर है तो पक्का एपी में ही आ जाएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। अगर पॉइंट एपी में है, सॉरी अगर पॉइंट कोलिनियर, जैसे सपोज मान लो दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस, ध्यान से देखना, एक्स एक्स डैश और ये वाई वाई डैश, आराम से समझोगे यहाँ पे। और मान लेते हैं कि सपोज ये तो पॉइंट हम मान लेते हैं कि ये चलो -2,0 है, ठीक है, ये तो ओरिजिन हो गया। और यहाँ हम मान लेते हैं 4,0, तो ओरिजिन का तो कोऑर्डिनेट आपको पता है 0,0, ठीक है। अब इस पॉइंट पे हम यहाँ ना मान के ये पॉइंट ए मान लिए, ये पॉइंट बी मान लिए, और ये पॉइंट हम मान लेते हैं कुछ डी, और इसको हम मान लेते हैं चलो कुछ ऐसा 6,0। तो एक बात ध्यान देना, बाई कोऑर्डिनेट तो इसका 0 0 0 है, एपी है, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट -2 और 0 +2 ऐड हुआ है और 0 फिर 6 ऐड हो रहा है, तो एक्स कोऑर्डिनेट एपी में नहीं है, तो ये पॉइंट एपी में नहीं है। ए और बी और ये पॉइंट डी, ए बी डी पॉइंट एपी में नहीं है, लेकिन
ए बी और डी, कोई अंधा आदमी भी देख के कहेगा कि कोलिनियर है एक लाइन में, ए बी और डी। इस बात को अच्छे से समझना है कि बट वाइस वर्सा मे नॉट बी ट्रू। एकदम फाइनलाइज करके हम एक बात बता रहे हैं, ध्यान से सुनना कि अगर 3 पॉइंट एपी में है तो वो पक्का कोलिनियर होगा, लेकिन अगर कोई 3 पॉइंट कोलिनियर है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो एपी में आएगा ही। यही ये कहना चाह रहा। और नेक्स्ट एंड लास्ट नोट पॉइंट है हमारा जनरल टर्म में, इससे ज्यादा नोट पॉइंट की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। तो ये नोट पॉइंट थर्ड है। तो नेक्स्ट नोट पॉइंट हमारा फोर्थ, बहुत छोटा नोट पॉइंट है तो उसको आप नोट कर लेंगे, फोर्थ को भी। नोट पॉइंट 4, नोट पॉइंट 4 क्या है हमारा, ध्यान से देखोगे तो नोट पॉइंट 4 कहता है कि देयर आर मिनिमम 3 terms. There are minimum 3 terms are required to identify ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर आर मिनिमम 3 टर्म्स आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन को पहचानने के लिए कम से कम 3 टर्म का जरूरत पड़ेगा। 3 टर्म से नीचे देगा हम पहचान ही नहीं पाएंगे कि वो एपी है कि जीपी है कि एचपी है, कोई नहीं बता पाएगा। तो मिनिमम 3 टर्म, देयर आर मिनिमम 3 टर्म्स आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द प्रोग्रेशन। जैसे हम एग्जाम्पल समझाते हैं कि 2 और 4 ले ली, 2 टर्म। अब पूछे कि बताओ किसमें, एपी में है कि जीपी में है कि एचपी में है, तो खुद रामानुजम भी उठ के आ जाएंगे ना, तो नहीं बता पाएंगे कि किस में है। 2 टर्म से पता ही नहीं चलता है। इस चलते जब भी क्वेश्चन देता है एपी का तो देखना मिनिमम 3 टर्म देगा, चाहे जीपी में ही तो 3 टर्म मिनिमम देगा। 2 4 पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि इस तीसरा पे डिपेंड करेगा। अगर तीसरा मान लीजिए कि यहाँ पे हम प्लानिंग करते हैं, तीसरा पे अगर 6 आ गया तो 2 4 6, 2 का अंतर है तो कंफर्म एपी है। लेकिन 2 और 4 खाली बोल दे तो तीसरा पे तो डिपेंड कर जाएगा ना। तीसरा अगर 8 आ गया तो देखो 2 दूना 4, 4 दूना 8, गुना से बढ़ रहा है। अगर गुना से बढ़ता है यानी कि सेम रेशियो है, अगला को पिछला से डिवाइड करेंगे, अगर सेम रेशियो है तब ये डाटा जीपी का हो जाता है। तो तीसरा बात पे डिपेंड करता है, यानी कि देयर आर मिनिमम 3 टर्म्स आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द प्रोग्रेशन। बस इतना ही है जनरल टर्म से रिलेटेड नोट पॉइंट 3। बाकी एक वीडियो जो कि लगभग आपको 45 मिनट से 1 घंटा का वीडियो बनेगा, जिसमें जनरल टर्म से रिलेटेड सारा क्वेश्चन लेके आएंगे जो आज तक बोर्ड वगैरह पूछा है और भविष्य में पूछ सकता है, वो भी हम बताएंगे उससे रिलेटेड, मीन्स जनरल टर्म से रिलेटेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी उत्साह उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।